नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई सरकार के सामने आने वाले कार्यों के बारे में। दरअसल ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं और 4 जून 2024 को ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है और कौन होगा संभावित प्रधानमंत्री। ये सभी चीजें उस समय हम लोग को क्लियर उसी दिन हो जाएगी। लेकिन हम लोग आजकल मतदान क्यों कर रहे हैं? इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो जो हमारे देश की आम जनता है, वह मतदान करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार या अपने पसंदीदा दल से बहुत सारी उम्मीदें रखती है कि आप जब 5 सालों के लिए सत्ता में रहेंगे, तो आप हमारे देश के कल्याण के लिए, गरीबों के हित के लिए, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे और देश को विकास के नए मार्गों पर ले जाएँगे। तो उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्यों की हम लोग बात करने वाले हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे देश के सामने और हमारे नागरिकों के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं और ज़रूरी है कि हमारी नई सरकार उन सभी चुनौतियों का समाधान जल्द से जल्द करे, ताकि हमारे नागरिकों को निजात मिल सके। तो यही है हमारी आज की पूरे का पूरा जो ये डिस्कशन है कि भाई परिणाम आएँगे, सरकार के पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, सरकार को प्रमुख कार्य करने हैं। तो कौन-कौन से कार्य करने होंगे, ज़रा इनको समझते जानते हुए बढ़ेंगे आगे। लेकिन उन सभी को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग देख लेते हैं एक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए। संस्कृति आईएएस फिलहाल डिसीजन लिया है एक कि हम लोग शुरू कर रहे हैं एक समर सेल। ये समर सेल आपके लिए अवेलेबल रहेगी 1 से 5 जून तक और इस दौरान आपको सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज़ और डीएलपी कोर्सेज़ पर 50 से 75% तक की छूट दी जाएगी। इस दौरान छूट में कौन-कौन से कोर्स शामिल हैं, तो देखिए उसकी भी सूची आप लोग के सामने है। तो जो भी आपका पसंदीदा कोर्स है, जिसके भी लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या करें कि अपना कोर्स पसंद कर लें और ऑफर के समय आप लोग अवेल कर लीजिए कोर्स और पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग एक प्रश्न जो इसी पूरे के पूरे सेशन से है, इम्पोर्टेंट है। तो चीज़ों को जानने समझने के बाद आंसर को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेहद ख़ास है आपके लिए ये। और जिस प्रकार का हमारा ये आज का वीडियो है, इस वीडियो से आपकी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ ख़ास प्रश्न तैयार भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाए रखें ताकि मुख्य परीक्षा में बातें पूछी जाएँ, तो आपको कोई परेशानी ना हो यहाँ। चीज़ें क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कौन-कौन सी चुनौतियों का समाधान करना होगा हमारी आने वाली नई सरकार को। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। देखो, जब से सरकार बदली है और प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, भारत के सभी नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों ने भी एक खास बात मानी है, वो यह है कि भई पूरे 10 सालों के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों से अपने संबंधों को बहुत अच्छा कर लिया है। जहाँ एक समय भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व नहीं मिलता था, जो हमारे विकसित देश हैं, वो भारत को छोटा देश, गरीब देश मानते थे, लेकिन आज के समय में हमारे देश के नेताओं को, हमारे डेलीगेशंस को सबको महत्व मिलता है। हमारे नेताओं को इनवाइट किया जाता है दूसरे देशों में, वहीं दूसरे देश के डेलीगेशन और वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश में आते हैं और भारत की एक खास छवि बनी हुई है आज के समय में दुनिया में। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी भाई, पूरी दुनिया में एक खास छवि भारत की बना दी गई है पिछले 10 सालों में, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमारी कुछ प्रमुख समस्याएँ कुछ देशों के साथ में बनी हुई है। देखो, पहले हमारा एक खास पड़ोसी देश कौन-सा है? पाकिस्तान। हालाँकि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने बताया कि भई जिस प्रकार से लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन हुआ था, पाकिस्तान दोषी था। उन्होंने ये भी बताया कि हम चाहते हैं कि संबंध सुधारे जाएँ और स्थिति को बेहतर करते हुए हम लोग ट्रेड वगैरह के ऊपर फिर एक बार काम शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारा जाएगा या नहीं सुधारा जाएगा, सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि हम लोग बार-बार ना पाकिस्तान से धोखा खाए हैं। तो दूध का जला, छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, ये हमें पता है। तो इसी वजह से इससे संबंध में निर्णय लेना ज़रूरी है। हो सकता है कि नई सरकार के सामने आए यह पूरा मामला कि भई पाकिस्तान से आप लोग कैसे विचार रखना चाहते हैं, कैसे संबंध रखना चाहते हैं, ज़रा एक बार निर्णय ले लीजिए। इसके अलावा दूसरा मामला हमारे सामने चाइना का है। वर्ष 2020 से इसने परेशान किया हुआ है, सीमा पे तनाव बढ़ा हुआ है हमारा और सेनाएँ काफ़ी अच्छी संख्या में तैनात है दोनों ही देशों की। ये जिस प्रकार का एक तनाव उत्पन्न कर दिया गया है चीन के द्वारा, 2020 में शुरू हुआ था और 2024 तक भी इसका पूर्ण समाधान नहीं हो पाया है। थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था कि चाइना ने एक खास मैप रिलीज़ किया था, जिस मैप के अंदर इसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया, उसके क्षेत्रों का अलग-अलग नाम रखा हुआ है अपने अकॉर्डिंग। तो विवाद बना हुआ है, समाधान नहीं हो पा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ा विवाद है ये हमारे लिए, जो आने वाली सरकार को भी फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा जो हमारे लिए विवाद का विषय बन गया है, कनाडा बन गया है। संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन पीछे हुई कुछ घटनाओं की वजह से संबंध बिगड़ गए हैं। जैसे कि गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या का मामला था। तो कनाडा का कहना था और जितने भी ये खालिस्तानी लोग हैं, इन लोगों ने माना कि भारत का हाथ था।
भारत के द्वारा ही मरवाया गया है इसको। वहीं इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश भी रची गई थी, जिसमें 3 भारतीय लोगों को पकड़ा गया था। तो वहाँ भी ऐसा माना गया कि भारत ही साजिश रच रहा है और जो भी खालिस्तानी लीडर हैं, उन सभी लोगों को भारत मौत के घाट उतार देना ही चाहता है। कनाडा संबंध बिगड़ गए हमारे। तो आज के समय में ये 3 देश जो हैं, एक हमारा पड़ोसी और चाइना और कनाडा, ये 3 देश जो हैं बड़ी चुनौती है भारत के लिए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हम सीमा पर कोई युद्ध देखें। हालाँकि आर्थिक स्थिति जर्जर है, लेकिन समर्थन कहीं से भी किसी को मिल सकता है, इसमें कोई दो राहें बिल्कुल नहीं है। चाइना लगातार अपने स्तर पर डटा हुआ है। ज़रूरी है कि विवादों को निपटाया जाए और चीज़ों को सुलझा लिया जाए ताकि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो। कनाडा के साथ भी चीज़ें सुधर जाएँ तो बेहतर है। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी आने वाली सरकार को निपटाने ज़रूर होंगे। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, तो देखो हमारी जो वर्तमान एनडीए सरकार है, या एनडीए सरकार के अलावा मैं कहूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और यही कहते हैं कि देश में बेरोज़गारी बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 2014 से पहले जब कांग्रेस का काल चलता था, तो नौकरियां बहुत ज़्यादा निकलती थी, लोगों को बहुत अच्छे स्तर पर रोज़गार मिलता था। लेकिन जब से सरकार बदली है, एनडीए गवर्नमेंट आई है, तो रोज़गार का स्तर काफ़ी गिर गया है और हमारा युवा बेरोज़गार दर-ब-दर भटक रहा है। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें, तो हमें आंकड़े यह बताते हैं कि अप्रैल के महीने में जो बेरोज़गारी दर थी भारत में, वह 8.1% थी। लेकिन इसके अलावा मार्च का आंकड़ा देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि 7.4% बेरोज़गारी दर थी। तो पता लग रहा है कि मार्च से अप्रैल में बढ़ गई है। मई के आंकड़े हमारे पास नहीं है क्योंकि महीना ही समाप्त नहीं हुआ है अभी। तो महीना समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद चीज़ों को समझ लिया जाएगा। लेकिन अभी की हमारी स्थिति बता रही है कि देखो, वर्तमान स्तर पर भी बेरोज़गारी को समझा जाए तो हम मान सकते हैं कि देश भर में 8.1% लोग बेरोज़गार अभी भी हैं। वहीं इसके अलावा सरकारी अनुमानों की हम लोग माने तो सरकारी आंकड़े हमें बताते हैं जनवरी से मार्च तिमाही के बारे में। इस दौरान जो हमारा युवा वर्ग है, खासतौर पे 50 से 29 आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनके मामले में जो शहरी बेरोजगारी दर है, वह पिछली तिमाही के अंदर 16.5% थी। ठीक है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ये जो थी, ये 16.5% थी। लेकिन अब हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यह अब अगली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के दौरान 0.5% जो है वह बढ़ गई है। तो देखने को मिल रहा है कि भाई जैसे-जैसे तिमाहियाँ बीत रही हैं, शहरी बेरोज़गारी दर बढ़ रही है, जो मुख्य बेरोज़गारी दर है वह भी बढ़ ही रही है। ये तो बात रही 15 से 29 आयु वर्ग के अंदर शहरी बेरोज़गारी के मामले में, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल शहरी बेरोज़गारी दर को समझते हैं, तो भी हमें पता लगता है कि जो पिछली तिमाही थी, उस पिछली तिमाही में थी यह 6.5%, लेकिन जनवरी से मार्च तिमाही में ये हो गई है 6.7%। तो बेरोज़गारी का स्तर बढ़ रहा है, चाहे कुछ पॉइंट ही क्यों ना बढ़ रहा हो, लेकिन 140 करोड़ जनसंख्या में रहते हैं हम लोग, उसके बावजूद भी ये आंकड़े देखने को हमें मिल रहे हैं। और हमारी जो वर्तमान सरकार है, उसके सामने सबसे प्रमुख चुनौती यही है, क्योंकि लगातार अलग-अलग मोर्चों पर, चाहे बात हम विपक्ष की करें, चाहे हमारे देश के नागरिकों की करें, सबने खास तौर पे ये बात स्वीकारी कि देखो बेरोज़गारी का मामला तो बढ़ा ही बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग को क्या लगता है, देश में बेरोज़गारी बढ़ी है वास्तव में पिछले 10 सालों में, या फिर चीज़ें सुधरी हैं? अपने विचार भी प्रस्तुत करते रहिए, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट तो हैं ही हैं, लेकिन देश के आम नागरिक भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ों को समझते जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति की। भाई हमारी जो वर्तमान सरकार है, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उसके लिए ये बात भी कही जाती है कि भाई मोदी जी ने महँगाई बहुत कर दी है। देश में महँगाई बहुत ज़्यादा है, आटा, चीनी के दाल परवान चढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में समझना चीज़ों को ज़रूरी है। तो अप्रैल के महीने में अगर हम लोग वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति को समझें तो पता लगता है कि इसका स्तर रहा 4.83%। हालाँकि इसका जो ये स्तर है 4.83%, यह आरबीआई के द्वारा निर्धारित स्तर से ज़्यादा है। हमारे देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वह मानता है कि वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति का स्तर जो है वह 4% तक रहना चाहिए, 4% से ऊपर नहीं चले जाना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने अप्रैल के महीने में क्या देखा, 4.83%। तो हम लोग लगभग 1% का आंकड़ा अधिक लेके चल रहे हैं, अधिक की स्थिति हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं अप्रैल के महीने में अगर हम लोग वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति को समझें तो इसका स्तर रहा 8.70%, जबकि अप्रैल से पहले मार्च के महीने में इसका जो स्तर था वह 8.52% था। तो मार्च की तुलना में जो वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति है अप्रैल के महीने में यह भी बढ़ गई। अब यह भी हमारी सरकार की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनको तो ये चुनौती देखने को मिली ही मिली। लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग कि भाई महँगाई बहुत कर दी है, देश के युवाओं को परेशान कर रहे हो, रोज़गार भी नहीं दे रहे हो। तो अब जो नई सरकार आएगी, चाहे उनकी आए या किसी और की आए, लेकिन समस्या तो देखो यह सामने है और समाधान करना ज़रूरी है। वरना हमारे देश के लोगों को लगेगा कि भाई सरकारें तो बदल रही हैं पर काम
बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी है कि सरकार ध्यान दे, आम लोगों की भी सोचे। आप प्लांट लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, चीज़ों को सुधार रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे ऊपर भी काम करना थोड़ा ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर है मुद्रास्फीति की। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं आर्थिक विषमता की। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चल रही है आर्थिक विषमता। शहरी क्षेत्रों पे बहुत अधिक काम हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है, और वह लगातार विकास कर रहे हैं। जबकि जो आंतरिक ग्रामीण क्षेत्र है, उनका क्षेत्र जो है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ विकास अभी भी बहुत अधिक नहीं हो पाया है। जैसे कि बात करें हम लोग, तो पता लगता है कि हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है, वह मानी गई है कि 8% की दर से भारत विकास करेगा। लेकिन इस दौरान लेकिन हमारे जो भीतरी इलाके हैं, उनकी तुलना में शहरी क्षेत्रों का विकास अधिक हो रहा है। वहाँ पे चीज़ें तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो सरकार के लिए ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ़ शहरी क्षेत्रों के विकास से ही देश का विकास नहीं हो जाएगा। ज़रूरी है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों को समझें, जो हमारे आंतरिक क्षेत्र हैं उनको समझें, ताकि हम लोग एक सामंजस्य स्थापित कर सकें दोनों ही क्षेत्रों में, और उसके आधार पर हम लोग देश का विकास सुनिश्चित कर सकें और तीव्र विकास हो सके देश का, जो कि हम लोग की मुख्य आकांक्षा भी है। ये तो बात रही राष्ट्रीय स्तर की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने एक खास चीज़ देखी कि भारत का जो विकास है वह तेज़ी से वो भारत ने जंप किया। यानी कि भारत तेज़ी से बढ़ते हुए आज के समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के बावजूद अगर हम लोग G20 देशों में भारत की स्थिति समझते हैं, तो पता लगता है कि भाई पर कैपिटा इनकम G20 देशों के अंदर भारत की सबसे ज़्यादा कम है। हालाँकि जनसंख्या ज़्यादा है, उससे भी चीज़ें निर्धारित होती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएँ, ताकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वह लोगों का विकास भी बताए, देश का विकास भी बताए, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को सँभालते हुए आगे बढ़ सकें। हालाँकि हमारे जो यह बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए अलायंस है, उसका यह भी कहना है कि अगले कार्यकाल में हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। इस तरफ भी तेज़ी से काम चल रहा है। सबका अपना-अपना कहना। जिस तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे, वहीं दूसरे गठबंधन का कुछ और कहना है। सबकी अपनी-अपनी बातें हैं। देखते हैं कौन सरकार में आएगा और कौन चीज़ों को अच्छा करेगा देश के लिए, स्थिति को बेहतर बनाएगा। आर्थिक विषमता की स्थिति समझ गए आप लोग? चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। करों में छूट को लेके बात कर लेते हैं। देखो, हमारा देश जो है आज के समय में मुख्य रूप से एक बड़ा जो हिस्सा है वह सँभाला हुआ है व्यापारियों ने। अब हमारे देश का जो व्यापारी है, वह मानते हैं कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी देश का लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद व्यापारियों को क्या लाभ हो रहा है? हम लोग जो कमाते हैं, हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है टैक्स के रूप में सरकार के पास। तो हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें कर में रियायतें दे, ताकि हम लोग अपने लाभ के लालच में ही तेजी से और कार्य करें, तेजी से और उत्पादन को बढ़ाएँ, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़े और हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़े, सब चीज़ें हों। तो हमारे देश का व्यापारी वर्ग जो है खास तौर पे चाहता है कि भाई करों में छूट उनको मिलनी चाहिए। ये सभी उसकी आकांक्षा है। हमारे देश के व्यापारी कहते हैं कि देखो, हम लोग तेज़ी से चीज़ों को बढ़ाएँगे तो उपभोग बढ़ेगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हमारे देश में उत्पादन भी तेज़ी से होगा, यानी कि उपभोग से हम चीज़ों को जोड़ें। उपभोग बढ़ेगा तो हम लोग चाहेंगे कि उत्पादन भी तेज़ी से हो, और अगर हम लोग माँग और पूर्ति के अंदर संतुलन स्थापित कर पाएँगे, तो हम लोग मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो भी नहीं आ रही है, वह ऋण, इक्विटी, अचल संपत्ति आदि के लिए कर दरों में एकरूपता लाए और पूंजीगत लाभ कर ढांचे की समीक्षा करे। यह खास तौर पे नई सरकार के लिए एक हम लोग आकांक्षा रख रहे हैं कि हम लोग की एक अपेक्षा है कि हाँ, चीज़ें इस प्रकार से हो पाएँगी। इतना क्लियर है, ये करों के लिए मान रहे हैं हमारे देश में कि सरकार को ये काम करने होंगे। क्या लगता है, नई सरकार आएगी, करों के अंदर छूट देगी व्यापारियों को, या फिर बढ़ा दिया जाएगा? देखेंगे, आप लोग अपने विचार देते रहिए। किसानों के हित के लिए भी देखो एक बड़ी समस्या बनी है वर्तमान सरकार के दौरान। हम लोगों ने देखा कि बीते दिनों दिल्ली में किसानों ने एक लंबा समय बिताया, अलग-अलग जो किसान आए, प्रोटेस्ट किया। बाद में चीज़ों को जैसे-तैसे सुलझा पाए और फिर बाद में सभी किसान वापस गए। तो किसान आज के समय में बड़ी चिंता में है। पहले किसान चिंता में नहीं रहा करता था, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज के समय में ही किसान चिंता में है, और खास तौर पे सबसे बड़ी चिंता जो है वह उसकी एमएसपी की है, न्यूनतम समर्थन कीमत की है। वह चाहता है कि न्यूनतम समर्थन कीमत बढ़े, सरकार समर्थन रखे अपना, सरकार सहायता देती रहे और चीज़ें व्यवस्थित रूप में ही मेरे देश में चलती रहे। किसानों को लगे कि हाँ, हम लोग जैसे भी फसल उगाएँ, सरकार खरीदेगी और एक निश्चित दामों पे चीज़ों को खरीद लिया जाएगा बाज़ार के अंदर भी अगर वह जाती है। यानी कि हम लोग को खास तौर पे घाटा नहीं उठाना पड़ेगा, हम लोग चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएँगे, ये रहेगा मामला।
सरकार से ऋण की अपेक्षा भी इन लोग को हमेशा ही रहती है। तो किसानों की जो समस्याएँ हैं वह वास्तव में कुछ बड़ी समस्या बनकर के सामने आई हैं बीते दिनों हम लोग के सामने। तो ज़रूरी है कि चीज़ें इस प्रकार सुधरें, नई सरकार आए तो किसानों के हित में सोचे और किसान जो है वह आज भी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि किसान के बारे में सोचते हुए हम लोग अपना विकास भी सुनिश्चित करें, देश का विकास सुनिश्चित करें, इनका भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि दिन-रात धूप में ये लोग काम करते हैं, हमारे लिए अनाज उत्पादन करते हैं और ये लोग काम नहीं करेंगे समझ लो देश भूखा मर जाएगा। तो ज़रूरी है कि चीज़ें इनकी समझी जाए, इनकी बातों को माना जाए, इनकी स्थिति में भी सुधार हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ शहरी क्षेत्रों में ही विकास होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, नहीं, ग्रामीण स्थिति को भी समझना होगा, कृषि आय को भी समझना होगा, किसानों को भी समझना होगा। तो नई सरकार के लिए एक खास विषय है, मैं भी चाहूँगा कि सरकार इस तरफ ज़रूर ध्यान दे। इसके अलावा सरकार को ध्यान देना होगा श्रम सुधारों के ऊपर। दरअसल हमारी वर्तमान सरकार ने कुछ नए श्रम कोड तैयार किए थे, हालाँकि देश में लागू नहीं हो पाए क्योंकि विरोध काफ़ी हुआ था। लेकिन जो नए श्रम कोड हैं उनमें बात की गई है कि कोई भी कंपनी श्रमिकों को रखेगी सरलता से और उनको निकालना चाहेगी तो भी सरलता से निकाल पाएगी। यानी कि कोई बहुत अधिक विवाद का विषय सरकार नहीं बनाना चाहती है दोनों के बीच में। आपको जहाँ ठीक लगता है आप काम कीजिए, आपको जिसे ठीक लगता है उसे काम पे रख लीजिए। ठीक है, तो नए श्रम कोड सरकार तैयार कर लिए, वह चाहती है कि भाई जो काम पे रखने की और निकालने की प्रक्रिया है वह थोड़ी आसान हो जाए। वहीं यूनियनों पर परिचालन प्रतिबंध लगाए जाएँ, ये भी ज़रूरी है, वर्तमान सरकार जो है हमारी चाहती है। इस प्रकार चीज़ें सुधर सकती हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो भूमि सुधार है, उसको भी समझ लेना ज़रूरी है थोड़ा-सा। दरअसल भूमि सुधारों को लेकर के हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद से ही तेज़ी से कार्य हुए हैं। भूमि सुधार क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो हमारी जो वर्तमान सरकार है वह भी बुनियादी आधारभूत ढांचे के ऊपर काम तो कर ही रही है। तो औद्योगिक गलियारे अच्छे हो जाएँ हमारे, ग्रामीण आवास अच्छे हो जाएँ, विद्युतीकरण और जो रक्षा उद्देश्यों के लिए हमें ज़मीन चाहिए, ये सभी चीज़ें आसान हो जाए, चीज़ें ईज़िली सुलभ हो सबके लिए, यही तो है खास आकांक्षा हम लोगों की। तो इस प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित करना ज़रूरी है, पर व्यवस्थित कैसे होगा? जब सरकार की विकास परियोजनाओं के लिए ज़मीनों को खरीदना और ज़मीन को बेचना, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि खासतौर पर सरकार जब ज़मीन खरीदती है तो लोग अड़ जाते हैं, ज़मीनों को नहीं बेचते, वहाँ से एक हाईवे निकलना होता है या कुछ वहाँ बनना होता है तो ऐसी परियोजनाएँ रुक जाती हैं। सरकार चाहती है भूमि सुधार हो, चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए और अच्छा किया जाए ताकि देश इस प्रकार से भी आगे बढ़े और चीज़ों को तेज़ी से सँभाल लिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें थी और जो हमारी आने वाली सरकार के लिए प्रमुख कार्य हैं, वो यही सब कार्य हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और कार्य को भी सरकार के लिए ऐड ऑन किया जाए, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ कि सरकार को किस और तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है? तो सरकार को किस और तरफ ध्यान देना है ये मुझे आप लोग बताएँ। वहीं साथ-साथ मुझे बताएँ इस प्रश्न का उत्तर जो कि ज़रूरी है और वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना कहीं पे नहीं जाना है। हाँ, आप लोग को प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।